हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की समरी फॉर 6 जनवरी 2022। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से यहाँ पास आर्टिकल्स डिस्कस किए गए हैं। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 1 का है। यहाँ पास बात की जा रही है गिटहब के बारे में और क्यों ये एक सेंटर बना हुआ है ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट प्रोब का। फिर बारी आती है जीएस पेपर 2 की। इसमें जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल भी आपका डैम से रिलेटेड है। यहाँ पास मुला पेरियार डैम इशू है जो कि आपका तमिलनाडु और केरल के बीच में है। तीसरा आर्टिकल बात कर रहा है आपके रूल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। फिर जीएस पेपर 3 में आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक को जो शेड्यूल बैंक बनाया है आरबीआई ने उसके बारे में बात की गई है। और मल्टी एजेंसी सेंटर जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और दो प्रीलिम स्पेसिफिक आर्टिकल है वो है रियो वायरस और NEAT 3.0। ये दोनों भी हम लोग देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल है कि गिटहब है क्या और क्यों ये एक सेंटर बना हुआ है ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट प्रोब का। तो गिटहब आपका दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहां यूजर अपलोड करते हैं प्रोजेक्ट के कोड, जहां कोई भी उसे देख सकता है, एडिट कर सकता है या ट्वीक कर सकता है। ये न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि बुली बाई ऐप जो है जो सेक्सुअली हरास करने के लिए बनाया गया है टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ वुमेन दैट इज मुस्लिम वुमेन, वो यहाँ पास होस्ट किया गया था, है ना। तो इस ऐप की डिटेल के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है प्रीलिम स्पेसिफिक से। तो आगे बढ़ते हैं और ये केस अब कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो गिटहब ने सबसे पहले इस यूजर को ब्लॉक कर दिया है जिसने ये सुलीबाई ऐप को अपलोड किया था। और जो ये सर्ट इन है द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो उसने एक उसे एक टास्क दिया गया है कि वो हाई लेवल कमिटी बनाए इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और दिल्ली और मुंबई दोनों पुलिस ने यहाँ पास एफआईआर रजिस्टर किया है जो कि उन्हें कुछ वुमेन्स जिनकी प्रोफाइल वहां अपलोड की गई थी उन्होंने कंप्लेन किया था, उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है। क्या ये पहली बार है जो ऐसा हो रहा है? तो नहीं, ये पहली बार नहीं है। शर्म की बात है ये, लेकिन ऐसा पहले भी जून 2021 में हुआ जा चुका है और वो भी गिटहब में ही होस्ट किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कैसे डबल एज्ड स्वॉर्ड है ना। तो जो पुलिस है दिल्ली और नोएडा में उस समय भी एफआईआर रजिस्टर किया था लेकिन प्रोग्रेस नहीं किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था उस समय कि गिटहब कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो फिर से ये इशू यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब यहाँ पास इशू क्या उठता है? तो इशू उठता है यहाँ पास वुमेन सेफ्टी से। तो वुमेन सेफ्टी की जब बात होती है तो आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो उसने कहा है कि 46% इंक्रीज हुआ है कंप्लेंट्स का ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2021, है ना। तो ये एक कंसर्निंग इशू है कि ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पास बढ़ रहा है और ऊपर से इस तरह के गंदे एप्स आ रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या मिला हुआ है? तो दो तरीके से मिला हुआ है। पहली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, है ना। सभी को, जैसे वुमेन को भी उतना ही इक्वालिटी का अधिकार है जितना मेन को है। और स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, साथ ही साथ वो कुछ प्रोविजंस बनाएगा जहां पास विमेन को वो फेवर किया कर सके। और ये आपका आर्टिकल 15 में ही डिस्कस किया है इन द सब आर्टिकल 3। और फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात आती है तो आर्टिकल 51A कहता है कि जितनी प्रैक्टिसेस जो डेरिवेटरी हैं टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन उनको प्रोहिबिट करना है। तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स क्या है। तो इसमें इंडियन पिनल कोड में बात की जा रही है कि किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करना जो कि ऑब्सीन हो, डिफेमेटरी हो या इंसल्ट करता है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है थ्रू इंडियन पिनल कोड। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाया गया है जो फिर से किसी भी तरह की स्पीच को पनिश करता है जो कि ऑब्सीन हो, गंदा हो। और तीसरा जो यहाँ पास एक्ट है वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऐसे पब्लिकेशन को आप प्रिंट करें जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रखता है वुमेन की। और चौथा है जो बच्चों के लिए है लेकिन इसमें
स्पेशली टू गर्ल चाइल्ड। अगर जब हम वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वी कैन यूज दिस आर्टिकल फॉर गर्ल चाइल्ड एज वेल। तो यहाँ पर पॉक्सो की बात की जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट एक चाइल्ड का, और साथ ही साथ किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सके, ये भी इस एक्ट में प्रोविजन है। और एक इनिशिएटिव आपका है शी बॉक्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का हो, वहां पास अगर किसी भी वुमेन के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ हर लेवल, हर पोजीशन, उसके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वहां पास शी कैन गो एंड कंप्लेन। और अगर जैसे ही ये होता है तो ये जो मिनिस्ट्री है वो आपको कंसर्न अथॉरिटी के पास सीधे ये कंप्लेंट डाल देती है। तो ये देख लिया हमने शी बॉक्स के बारे में। तो शी बॉक्स कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म होता है इसका सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। अब कुछ बोल रहे हैं यहाँ पास जो कि आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, तो बोल रहे हैं कि एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाने की जरूरत है, जो कि आपका पॉक्सो एक्ट में कोई भी कंप्लेन आता है तो उस पोर्टल पे जाके सीधे कंप्लेन कर सकें लोग। और यूनियन गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि ऐसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएं जो ब्लॉक कर सके या प्रोहिबिट कर सके कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल या विमेन सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, है ना। और साथ ही साथ टूल्स बनाने की बात कर रही है जो एनालाइज कर सके बिहेवियर ऑफ एनी इंटरनेट यूजर। लेकिन फिर यहाँ पर प्राइवेसी का भी इशू आ जाता है, लेकिन दिस इज लाइक जस्ट अ सजेशन, है ना। अगला है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बोला जा रहा है कि दे शुड बी गिवन परमिशन टू ब्रेक एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर वुमेन पोर्नोग्राफी को यहाँ पास ट्रेस किया जा सके। और एक साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया गया था 2018 में, जहां जो इनेबल कर रहा था सिटीजन्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑब्सीन कंटेंट्स। तो बोल रहा है कि उसको भी एक्टिवली यहाँ पास यूज करना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला आर्टिकल। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट को चैलेंज किया गया है ना, कि डैम सेफ्टी एक्ट चैलेंज बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक डीएमके के जो एमपी हैं लोकसभा के, वो मद्रास हाईकोर्ट गए हैं और बोले हैं कि जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। अभी रिसेंटली इसे पास किया गया था। और बोल रहे क्या क्या कंसर्न रेज किया जा रहा है इस बिल के बारे में। तो पहला है कि ये फोकस कर रहा है सिर्फ स्ट्रक्चरल सेफ्टी पे और ऑपरेशनल सेफ्टी को ध्यान नहीं रख रहा है। और यहाँ पर कंपनसेशन भी बोल रहे हैं एडिक्वेट नहीं है उन लोगों के लिए जो इफेक्ट हो रहे हैं डैम से। और यहाँ पास इस बिल में किसी भी, इस एक्ट में किसी भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बात नहीं कर रही है, और ना ही ये कोई डेफिनेशन दे रहा है स्टेक होल्डर्स, है ना। डेफिनेशनल प्रॉब्लम भी है इस एक्ट में। अब ये लॉ कैसे जाता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट, जिसके लिए यहाँ पर डीएमके के एमपी ने कंप्लेन किया है कोर्ट में। तो बोलते हैं ये सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स को इंक्रोच कर रहा है कि ये डैम्स था वो तो स्टेट लिस्ट में था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्यों बना रही है? क्योंकि पावर ऑफ सेंटर तो सिर्फ आपका इंटर स्टेट रिवर्स या वैलीज में है। और ये कहाँ पास आपको मेंशन्ड है? एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1, है ना। यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 है, जहां पर सिर्फ इनको राइट दिया गया है इंटर स्टेट रिवर्स या वैलीज के लिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सेंटर का क्या कहना है? यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि भले ही ये हमारे परव्यू में नहीं आता हो, लेकिन डैम सेफ्टी आपका एक कंसर्न पूरे देश के लिए है, और अभी तक कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स नहीं था, तो इसीलिए हम आपको ये एक्ट दे रहे हैं। अब देख लेते हैं ये अब तो एक्ट हो गया है, यहाँ पास बिल लिखा हुआ है लेकिन दिस इज एन एक्ट नाउ, है। देखते हैं क्या है इस एक्ट के बारे में। तो बोलते हैं ये प्रॉपर सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करता है सभी डैम्स की। साथ ही साथ बात करता है कि एक डैम सेफ्टी पॉलिसी इवॉल्व करना है, रिकमेंड करना है नेसेसरी रेगुलेशंस, है ना। और ये कौन करेगा? नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। फिर एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की बात की जा रही है, जो कि आपका इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसी, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स डैम सेफ्टी के लिए कंट्री में। और साथ ही साथ एक स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? तो एक यहाँ पास यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर हो जाएगा, जो कि आपका इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ डैम्स और सेफगार्ड करेगा बेनिफिट्स फ्रॉम सच डैम्स।
और जो ओनर्स है डैम सेफ्टी का वो डैम ओनर के ऊपर आएगा। और यहाँ पास पीनल प्रोविजंस भी है डैम ओनर के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी और यहाँ पास जो ओनर्स है डैम सेफ्टी का वो डैम ओनर के ऊपर आएगा, और ये पीनल प्रोविजन भी है अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है तो। इसकी जरूरत क्या थी, तो बोल रहे हैं कि इंडिया थर्ड रैंक करता है पूरे दुनिया भर में आफ्टर यूएसए एंड चाइना इन नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। 5254 लार्ज डैम्स हमारे पास कंट्री में है, जहां पास अभी 447 तो और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हमारे पास हजारों मीडियम और स्मॉल डैम्स हैं। अब बोल रहे हैं कि ये डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है इंडिया का। और सेंट्रल वाटर कमीशन अभी नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से यहाँ पास डैम सेफ्टी के इश्यूज को एड्रेस करता है, लेकिन इनके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है और ये सिर्फ एडवाइजरी है इन नेचर। बोलते हैं कि अगर कोई भी डैम अनसेफ है तो ये एक हजार्ड हो सकता है ह्यूमन लाइफ का के लिए, फ्लोरा के लिए, फौना के लिए, पब्लिक और प्राइवेट एसेट्स और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए। और इंडिया का अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि 42 डैम फेलियर्स पास्ट में देखे जा चुके हैं। अब जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है आपका मुल्ला पेरियार डैम इशू। तो यहाँ पास एप्लीकेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दो दीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को कि एक नया डैम बनाए। और ये किसने किया है, ये केरल गवर्नमेंट ने किया है ना। बोल रहे हैं कि जो पिटिशनर्स है उनका कहना है कि ये आप केरल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, कि कुछ पिटिशनर्स ने किया है, मेंशन नहीं किया है किसने किया है ना। वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये पिटिशनर्स का कहना है कि वो लाखों जिंदगी पे खतरा है इस डैम के कारण, क्योंकि अगर ये कोलैप्स करता है तो 35 टू 40 लाख ऑफ सिटीजन्स को का लॉस हो सकता है यहाँ पास। और 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपकी इडुक्की हो गए, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलुपुजा और साथ ही साथ कोच्चिन सिटी तो यहाँ पास बचेगा ही नहीं, इसकी भी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इशू क्या है, तो केरला बोल रहा है कि एक भाई नया डैम बनाइए, और तमिलनाडु बोल रहा है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और केरल साथ साथ ये भी बोल रहा है कि यहाँ पास आप डैम का लेवल मत बढ़ाओ, कम से कम पानी में अगर आप नया डैम नहीं बना रहे हो तो कम से कम पानी का लेवल तो नहीं बढ़ाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एक सुपरवाइजरी कमेटी को कि एक इमीडिएट और फर्म डिसीजन लें कि कितना मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ पास मुला पेरियार डैम में रखा जा सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि केरल में हैवी टोरेंशियल रेन होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंस्टिट्यूट किया एक परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी 2014 में, ताकि वो आपका इश्यूज जितने भी आ रहे हैं मूला पेरियार डैम से रिलेटेड उसको देख सके। और ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो कि ये जो डैम है ये आपका केरल में पड़ता है लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु में। ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा हुआ है क्योंकि ये आपका प्री इंडिपेंडेंस एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और महाराजा ऑफ ट्रावनकोर के बीच में। और ये जो डैम था ये 999 ईयर्स मतलब 1000 साल में से 1 साल कम के लीज के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया गया था। और ये डैम आपका लोकेटेड है कहाँ पास है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुलैयार और पेरियार रिवर्स इन केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो बात ये वही हो रही है कि तमिलनाडु का कहना है कि भाई डैम तो काफी मजबूत है, केरल गवर्नमेंट ही यहाँ पर दिक्कत करी है। केरल गवर्नमेंट का कहना है कि 142 मीटर 139 मीटर तक पानी रखो, लेकिन यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट बोलती है कि विल कीप इट टू 142 मीटर। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उससे मदुरई के फार्मर्स जो कि तमिलनाडु में है उनको लॉस भी हो रहा है, आप यहाँ पास जो आप पानी कम रखवा रहे हो उससे। तो केरल गवर्नमेंट का भी यहाँ पास जो कंसर्न है वो दैट इज लेजिटिमेट, क्योंकि साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि अगर एक यहाँ पास अर्थक्वेक आता है जिसकी अगर मैग्नीट्यूड आपके रिक्टर स्केल में 6 से ज्यादा होगा तो 3 मिलियन पीपल का लाइफ यहाँ डेंजर में पड़ सकता है, दैट इज 30 लाख पीपल है ना। तो इसलिए केरल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट पे इज ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2021। ये कैसे बनाया गया है, इसको बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये जो नए रूल्स हैं ये रिवाइज किए हैं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन
फॉर एंटरटेनिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अब नया रूल क्या है, तो नया रूल कहता है कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वो 50 लाख से ऊपर के जहां भी कंप्लेंट आएगा गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, तो वहां पास वो काम नहीं कर पाएगा। दैट उनके लिए एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया गया कि 50 लाख विल बी द मैक्सिमम लिमिट। स्टेट कमीशन को बोला गया है कि आप 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की यहाँ पास जो भी कंप्लेंट्स आएगा वो हैंडल करो। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात हो रही है, ऊपर था फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन अलग है, लेकिन पेक्यूनियरी लिमिट है वो सेम है 50 लाख रुपीस की। और स्टेट कमीशन का हम लोग देख चुके हैं 50 लाख से 2 करोड़, और नेशनल कमीशन अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो वहां पास नेशनल कमीशन दिखेगा। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसने एक 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म की बात की थी, वही है ये 3 टियर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। और ये एक्ट स्टिपुलेट करता है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन हर कंज्यूमर कमीशन का रूल्स के जरिए डिफाइन होते जाए। साथ ही साथ यहाँ पास ई दाखिल पोर्टल भी लाया गया था इस एक्ट से, जहाँ पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स यहाँ पास कंज्यूमर फाइल कर सकें। और इस एक्ट में मेडिएशन की भी बात कर रही है, किए जा रहा है, जहाँ पास बोल रहे हैं कि आपको कमीशन के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको एक मेडिएटर दे देंगे, आप लोग मिल बैठ के यहाँ पास डिसाइड कर लो कि करना क्या है ना, हाउ टू सेटल योर डिस्प्यूट। और यहाँ पास टाइम पीरियड की भी बात की जा रही है फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। बोल रहे हैं कि अगर कोई टेस्टिंग या एनालिसिस की जरूरत नहीं है उस कमोडिटी के लिए जिसकी कंप्लेंट आ रही है, तो 3 महीने का टाइम दिया गया है आफ्टर द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस बाय द ऑपोजिट पार्टी, है ना, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है, उसने जब रिसीव कर लिया है उसके अगले 3 महीने में आपको डिसीजन बता देना है, अगर यहाँ पास एनालिसिस नहीं करना है या टेस्टिंग नहीं करना है कमोडिटी की। और 5 मंथ बोला गया है अगर यहाँ पास एनालिसिस या टेस्टिंग करनी है कमोडिटीज की। अब आते हैं जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात की जा रही है कि ये शेड्यूल्ड बैंक बन गया है। तो इसके फायदे क्या मिलेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, तो ये अब जो गवर्नमेंट इशू करता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स की, वी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स फॉर दिस टास्क, तो उसके लिए एयरटेल कैन पिच इन। और ये प्राइमरी ऑक्शंस में भी भाग ले सकता है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेसेस के लिए। प्राइमरी ऑप्शंस में होता क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है, तो उसमें भी एयरटेल अब एक पार्टी के जैसा पार्ट ले सकता है। अब शेड्यूल बैंक क्या है ये देखते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक शेड्यूल बैंक बना है, तो शेड्यूल बैंक होता क्या है, तो सबसे पहले इसे आरबीआई के एक्ट जो 1934 में है वहां एक सेकंड शेड्यूल है, तो जो सारी बैंक्स को सेकंड शेड्यूल में डाला जाता है उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और इसका 2 फायदा मिलता है, पहला है कि एलिजिबल हो जाते हैं डेब्ट या लोन के लिए एट द बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई, है ना, ये लोन ले सकते हैं आरबीआई से पैसा एट द बैंक रेट डिसाइडेड बाय द आरबीआई। और साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली एक्वायर कर सकता है मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, जैसे दो बैंक के बीच में कोई भी अगर यहाँ पास ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दे कैन सेटल दैट ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ चेक। वो एक चेक देंगे आरबीआई को, आरबीआई विल एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस और वहां पास सेटल हो जाएगा दोनों के बीच का पेमेंट। ऐसे क्या करना पड़ता है, ऐसे कैश से यहाँ पास ट्रांजैक्शन सेटल करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिलती है देन यू कैन आल्सो सेटल इट विद द हेल्प ऑफ अ चेक, है ना। अब देखते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ दिया हुआ है कि इसका बेस 115 मिलियन यूजर्स है। ये डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है यूजिंग एयरटेल थैंक्स ऐप, और इसकी 5 लाख से ज्यादा नेबरहुड बैंकिंग पॉइंट्स है, और पिछले साल सितंबर में ही ये प्रॉफिटेबल भी बना है। अब देखते हैं डिफरेंस हम लोग पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में, तो है क्या, दोनों डिपॉजिट्स ले सकती है लेकिन पेमेंट बैंक सिर्फ 1 लाख ले सकता है एक इंडिविजुअल कस्टमर से, और स्मॉल फाइनेंस बैंक तो कितना भी अमाउंट का डिपॉजिट ले सकती है। ये लेंड नहीं कर सकती है पेमेंट बैंक किसी भी फॉर्म में। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है, यहाँ पास ये लेंड कर सकती है लेकिन दे शुड फोकस ऑन स्मॉल लेंडिंग्स, है ना, छोटे छोटे यहाँ पास लोन्स इसे देने हैं, बड़े लोन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं होता है। यहाँ पास आप स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं पेमेंट्स बैंक में, और साथ ही साथ तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को फाइनेंस करता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फाइनेंस करता है, एमएससी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पास देता है।
रिमिटेंस सर्विस दोनों दे सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ रिमिटेंस सर्विस के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकती है, लेकिन पेमेंट बैंक्स क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती हैं। और यहाँ पास एटीएम इशू कर सकता है पेमेंट्स बैंक, लेकिन और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर सकता है एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों, है ना। ये दोनों बैंक्स एटीएम और डेबिट कार्ड्स यहाँ पास इशू कर सकती हैं। यहाँ पास क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है पेमेंट्स बैंक, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकती है। और साथ ही साथ इसको इंश्योर करना है कि 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूट एडवांसेस ऑफ अप टू ₹25 लाख, मतलब 50% का जो लोन दे रहे हैं इधर थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू डायरेक्ट लेंडिंग, तो उसमें आपको 25 लाख से कम अमाउंट का ही लोन देना है, 50%, है ना। नाम ही इसका स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स टारगेटेड ऑन गिविंग स्मॉल क्रेडिट्स। और ये आपका म्यूचुअल फंड ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पेमेंट बैंक आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी लोन्स। और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ये सारे काम कर सकता है, साथ ही साथ पेंशन भी यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये तो देख लिया हम दोनों के बीच का डिफरेंस। अब पेमेंट बैंक होता क्या है ना। तो पेमेंट बैंक एक बहुत छोटा सेविंग अकाउंट या पेमेंट रिमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको करता है प्रोवाइड? माइग्रेटरी लेबर फोर्स वर्कफोर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड को, स्मॉल इंटरप्राइज को, और बाकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज और अदर यूजर्स को। ये बैंक अनेबल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स। और बैंक जो इस तरह के हैंडल कर सकते हैं दोनों करंट और सेविंग्स अकाउंट, है ना। ये अनेबल ये क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, वो पहले ही हम लोग देख लिया। और ये दोनों तरह के अकाउंट जो कि करंट और सेविंग अकाउंट्स दोनों यहाँ हैंडल कर सकते हैं। पेमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करती है एटीएम और डेबिट कार्ड्स, और साथ ही साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग दोनों की सुविधा यहाँ प्रोवाइड करती है। क्रेडिट कार्ड नहीं देती है पेमेंट बैंक, मेन पॉइंट ये है। यहाँ एटीएम और डेबिट कार्ड देती है पेमेंट बैंक, और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग दोनों देती है। आगे देखते हैं मल्टी एजेंसी सेंटर। तो यहाँ पास यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट्स को कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट इनपुट्स प्रोवाइड कीजिए थ्रू द मल्टी एजेंसी सेंटर, है ना। स्टेट्स बहुत रिलेक्टेंट होते हैं शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म में, और बहुत ज्यादा गैप है यहाँ पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पास मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? ये कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है अंडर द आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये ऑपरेशनल हुआ था इन 2001 फॉलोइंग द कारगिल वॉर। इसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट पुलिस पार्ट है यहाँ पास प्लेटफॉर्म के। और बहुत सारे जो सिक्योरिटी एजेंसी से यहाँ रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स देते हैं एमएसी पे। स्टेट पुलिसेस अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, रिमाइंड किया है, भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, आप वापस कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट नहीं करो, इंटेलिजेंस इनपुट्स दो। अभी तो ये 24 और ये 24/7 काम करता है फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स। उसी से सिमिलर मिलता जुलता आपका प्लेटफॉर्म है नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या करता है? नेट ग्रिड का एम क्या है? इसे 2009 में बनाया गया था, और ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस। ये डेटाबेस किस किस रिलेटेड है? इमिग्रेशन, एंट्री एग्जिट से, बैंकिंग और टेलीफोन डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट से। और ये नेटग्रिड बोलते हैं एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है ना। अब प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो पहला है रियो वायरस। तो आंध्र प्रदेश में एक नया तरह का वायरस मिला है, कोरोना वायरस ने परेशान किया हुआ था, या मड क्रैब रियो वायरस मिला है। तो इससे होता क्या है, ये अच्छा है, अभी अभी तो इंसानों को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ केकड़ों को इफेक्ट करता है ना, इट ओनली अफेक्ट्स द क्रैब्स। और ये अफेक्ट करता है उनके कनेक्टिव टिश्यू पे, इंटेस्टाइन में, गिल्स पे। इसको स्लीपिंग डिजीज भी बोलते हैं। रियो वायरस को यहाँ स्लीपिंग डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गहरी नींद में सो जाते हैं, ऐसी नींद में जहां से उठ ही नहीं पाए केकड़े, है ना। अगला क्या है? अगला है आपका NEAT 3.0 या नीट 3.0, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये कुछ है नहीं, जैसे कि आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, जैसे कि बायजूस हो गया, आपका अन अकेडमी हो गया, उसके साथ गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट का जो एजेंसी है AICTE, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करेगा, और ये बोल रहे हैं कि बहुत सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की मदद से बनाया गया है, और ये इनहांस करेगा एम्प्लॉयबिलिटी सभी यूथ्स का ऑन दिस सिंगल प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जिससे पर्सनलाइज और कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिल पाए। किनको मिल पाए?
जो यहाँ पास यूथ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स होता है समाप्त। थैंक यू।